वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं सिविल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक चैप्टर रिजर्वायर एंड डैम। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम देखा जाए तो ये स्कोर मार्क गेनिंग को वो चैप्टर है और ये हर तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आ जाता है ये रिजर्वायर एंड डैम्स। कैनाल के बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर मेरे हिसाब से यही लगता है कि डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत मार्क्स गेनिंग, ये उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक चाहिए तो उसका वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जान लेते हैं डैम होता क्या है, डैम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे साफ साफ स्क्रीन पे एक डिफिनेशन दिख रही होगी। वी स्टोर द वाटर ऑफ रिवर एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर वी मेड और क्रिएट अ अब्स्ट्रैक्ट वॉल दैट इज नोन एज डैम। जी हाँ दोस्तों, नदी के पानी को स्टोर करने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन पे एक ऑब्स्ट्रैक्ट वॉल का निर्माण किया जाता है जिसे डैम कहते हैं। जी दोस्तों, डैम की छोटी सी और बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, इससे इजी डेफिनेशन आपको डैम की कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है वेन एवर द वाटर इज स्टोर्ड इन अ लार्ज अमाउंट इन द डैम दे क्रिएट अ प्रेशर एट द वॉल ऑफ द डैम टू रिड्यूस दैट वी मेक और क्रिएट अ होल थ्रू विच वाटर कैन गेट out easily. The hole we create is known as a slick gate through which extra water can be released easily. जी हाँ, तो कभी कभी पानी के का मात्रा लार्ज अमाउंट में स्टोर होने पर पानी की दाब बांध पर पड़ता है। बांध मतलब डैम होता है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको, जैसे कि आपको काफ़ी अच्छा हो इजली क्लियर हो जाए। तो जानते हैं कभी कभी पानी की बहाव लार्ज अमाउंट पर स्टोर होने पर पानी का दाब बांध पर पड़ता है। इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम डैम में ऑब्स्ट्रैक्ट वॉल में निकासी छिद्र बना देते हैं, मतलब एक होल कर देते हैं जिसको स्लूस गेट कहते हैं। स्लूस गेट से हम आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ बताया जा रहा है जैसे कि मैंने अभी तक बताया कि डैम क्या होता है। और डैम में अगर ज़्यादा कभी पानी स्टोर हो जाता है तो उस पानी को रिलीज़ करने के लिए एक हम गेट बनाते हैं या फिर स्मॉल होल बनाते हैं, जिससे हम जब चाहें पानी को रिलीज़ कर सकते हैं या फिर ज़्यादा पानी को मतलब पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो पानी को ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं जिससे हमारे डैम पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो। अब आगे हम लोग जान लेते हैं पर्पज़ और डैम, मतलब डैम बनाने के कुछ पर्पज़ जो मेन पर्पज़ है। तो सबसे मेन पर्पज़ और सबने जाना होगा स्टोरेज ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज ऑफ वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पर्पस होता है पानी को इकट्ठा करने के लिए। गर्मी के दिनों में आवश्यकता सिंचाई की तथा अन्य आवश्यकता को पूरा करने के हेतु। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ बताया जा रहा है या फिर साफ साफ है इसमें कि स्टोरेज ऑफ वाटर हम लोग करते क्यों है, तो इरिगेशन के पर्पस से और फिर गर्मी में आवश्यकता पड़ने पर जो हम लोग पानी का यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग स्टोरेज ऑफ डैम करते हैं। और दूसरा होता है फ्लड कंट्रोल, मतलब जो फ्लड आते हैं, जो बाढ़ उड़ा जाते हैं नदी में ज़्यादा पानी होने से, तो फ्लड कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डैम से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक मेन मुद्दा ये भी होता है कि डैम बनाने का। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट एंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेनली जो डैम का निर्माण होता है वो सिंचाई के लिए होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है। ये दो महत्वपूर्ण रीजन होते हैं कि डैम हम बनाते किस लिए हैं। तो कोई भी अगर आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं है तो आप 2 पॉइंट्स याद कर लीजिए, गार्ड बांध लीजिए अपने साथ। डैम का मेन काम होता है, बनाने का मुद्दा होता है इरिगेशन से रिलेटेड, आपका इरिगेशन सब्जेक्ट भी है तो इरिगेशन, और लास्ट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम बांध कैसे या फिर डैम बनाए कैसे। तो फिर साइट सिलेक्शन ऑफ अ डैम, मतलब हमें डैम कहाँ बनाना चाहिए और परफेक्ट लोकेशन हम डैम के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं। तो
द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स मे हैव टू बी कंसिडर्ड वाई सिलेक्टिंग ए सुटेबल टाइप ऑफ डैम। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा डैम बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों को हमें वहाँ देखना चाहिए कि हमारा डैम बहुत ही अच्छा हो। तो हमारा स्थल चयन जिसको बोल सकते हैं, स्थल चयन करने के लिए तो कौन कौन से बेस्ट पॉइंट्स और टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए जिससे हमारा डैम एक अच्छा क्वालिटी और गुड डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बेस्ट फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, अच्छा फाउंडेशन। सबको पता है कि नींव अगर अच्छी रहेगी और नींव मजबूत रहेगी तो हमारा घर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, डैम का सबसे अच्छा होता है बेस्ट फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन बनाने का महत्व टू कॉज लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट सिल्टिंग। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा डैम का एक अच्छा फाउंडेशन रहेगा तो वो हमें सिल्टिंग से बचाएगा। बेस ऑफ द डैम डजंट गेट इन द ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, जो बांध का आधार भूमि में न धंसे। अगर एक हम अच्छा फाउंडेशन देंगे अपने डैम को तो जो हमारा फाउंडेशन है, जैसे घर के जो फाउंडेशंस होते हैं वो थोड़े ज़मीन में धंस जाते हैं एक समय पे, अपने समय पे वो थोड़ा धंस जाते हैं, लेकिन हम डैम के एक बेस्ट फाउंडेशन देंगे तो वो ज़मीन में बहुत कम रेट से धंसेगा या फिर नहीं धंसेगा। नेक्स्ट आता है सर्टेन विड्थ ऑफ रिवर। जी हाँ दोस्तों, इन केस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी तो सर्टेन विड्थ ऑफ रिवर, नदी की न्यूनतम चौड़ाई। जी हाँ दोस्तों, मतलब हम नदी के एक ऐसे चौड़ाई या फिर एक ऐसे क्रॉस सेक्शन पे डैम को बनाए जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही कम है, जिससे एक हम अच्छा और एक सस्ता डैम बना सकते हैं किफ़ायती कम पैसों या बचत के पैसों में। फिर नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम मान सकते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी में सब आ जाता है कि क्या क्या कैसे किस पार्ट में क्या क्या चीज़ और कैसे बनेगी। टोपोग्राफी नैरो शेप कॉज मिनिमम लेंथ ऑफ डैम एंड रिजर्व मैक्सिमम वाटर। नैरो शेप मतलब एक बोल सकते हैं ट्रायंगुलर या एक नॉच जैसे शेप दे देंगे हम ऊपर, तो मिनिमम मतलब हमारे जो डैम का लेंथ है वो भी छोटा हो जाएगा और ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो टोपोग्राफी मैंने बताया था एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है और इसे हमें हर बार गौर करना चाहिए, फिर इसको हमारे हर पॉइंट में सिलेक्ट करना चाहिए जब भी हम लोग लिखेंगे साइड सेक्शन ऑफ अ डैम। फिर नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक फ्री जोन। जो हमारा जोन होना चाहिए वो अर्थक्वेक फ्री होना चाहिए, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कम या फिर नहीं आना चाहिए। अगर एक भी अर्थक्वेक आया तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा डैम गिर जाएगा। तो हम ऐसे जगह ढूंढें जहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल ही ना आए या तो बहुत ही कम आए। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जिस मटेरियल से हम अपने डैम को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग डैम बना रहे हैं या फिर जो हमारा साइट है उस साइट के पास में ही हमें सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल हो जाना चाहिए। हमें कहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ना हो। अगर हम दूर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराएंगे तो उसका अलग कॉस्टिंग लगेगा, उसका अलग चार्ज आएगा, तो हमारा डैम का प्रोजेक्ट थोड़ा और महंगा हो जाएगा। इसलिए ऐसे जगह ढूंढें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ईजिली अच्छे से मिल जाए। फिर आता है रेसिडेंटियल फैकल्टीज़, मतलब आवासीय सुविधा। मतलब हमारा डैम ऐसे जगह बनना चाहिए जहाँ पे हम लोग अगल बगल आवासीय क्षेत्र हो, जहाँ पे हम लोग इरिगेशन डैम बना के उन लोग को सिंचाई के लिए पानी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो मतलब देना जाए तो एक आवासीय क्षेत्र रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा डैम। फिर लास्ट आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैब। मतलब अनडिस्प्यूटेड लैब मतलब होता है विवादित रहित क्षेत्र। मतलब उस क्षेत्र पे कोई मतलब जो हमारा एरिया होना चाहिए वो वहाँ पे कोई केस नहीं चलना चाहिए या फिर उस एरिया में जहाँ हम डैम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इससे हमारा डैम बहुत अच्छा और एक किफ़ायती डैम हम लोग बना सके। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे पॉइंट चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डैम से रिलेटेड साइट सिलेक्शन ऑफ अ डैम। नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। जी हाँ दोस्तों, अब डैम को हम क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग जान लेते हैं डैम को हम लोग
किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे और किस तरह के जानेंगे किस टाइप के डैम है। तो डैम को हम लोग बेसिकली 6 टाइप का क्लासीफाई करते हैं। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बेसिस पे हम लोग उसको वो करते हैं, क्लासीफाई करते हैं निर्माण सामग्री के आधार पर। फिर दूसरा आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डैम, मतलब हमारा दूसरा है हम किस तरीके का किस प्रकार का डैम बना रहे हैं उसके लिए, प्रक्रिया के आधार पर। नेक्स्ट सेकंड हुआ। फिर थर्ड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, फिर थर्ड हमारा होता है जल दाब रोधक के आधार पर हम लोग डैम को क्लासीफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, प्रभाव के आधार पर हम लोग भी क्लासीफाई कर सकते हैं डैम को। फिर आता है ऊंचाई के आधार पर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड लेंथ, हम लोग डैम को हाइट और लेंथ पे भी क्लासीफाई करते हैं। कभी कभी हमारे डैम बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, कभी कभी डैम हमारे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे नहीं मतलब मिनिमम शेप में होते हैं, तो उस हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट आता है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दृढ़ता के आधार पर, मतलब कभी कभी हम डैम बहुत ही ठोस बहुत ही अच्छा बना देते हैं, कभी कभी कुछ लेबर्स के कंजूसी की वजह से डैम हमारा बहुत ही हल्का और फिर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता, तो इसकी बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली हम लोग को जानना है ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डैम और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। तो दो मेनली हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही है। तो जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से हम लोग उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, अर्दन डैम और कंक्रीट डैम। अर्दन डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट डैम, ये 2 पार्ट होते हैं जहां पे हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल बेसिस पे। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेशर पे हम एक ही तरफ का वो होता है क्लासीफाई हो पाता है, जिसमें होता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी डैम मतलब एक बहुत ही बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर जगह आता है, चाहे आप एसएससी जेई कर रहे हो या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक के एग्जाम या फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम, जहां सिविल इंजीनियरिंग और या फिर डैम का नाम आए तो ग्रेविटी डैम सबसे पहले क्वेश्चन उठ के आता है। तो जान लेते हैं ग्रेविटी डैम क्या होता है। पहले हिंदी में जानते हैं क्या होता है। इस बांध की विशेषता इसके स्वयं का भार पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जानते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ मशीनरी और कंक्रीट, इट्स रजिस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय इट्स ओन वेट, इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया इसका खुद का भार, इस बांध की विशेषता ये मतलब इस बांध का स्पेसिफिकेशन ये है कि ये खुद का भार पे निर्भर होता है, मतलब इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ये खुद का भार पे निर्भर होता है। ये अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी प्रकार के बाहरी बलों का अपने भार के कारण प्रतिरोध कर देता है। जैसे मैंने बताया इसके ऊपर कोई भी लोड आ रहा हो लेकिन ये सेल्फ वेट से सबको प्रतिरोध कर देता है। तो जानते हैं कि फोर्स इस पे कौन कौन से एक्टिंग करते हैं, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। तो मेनली 4-5 तरीके के प्रेशर होते हैं जो ग्रेविटी डैम पे काम करते हैं। तो पहले होता है वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, विंड प्रेशर, शो प्रेशर और सिल्ट प्रेशर एंड मेनी मोर। तो मेनली ये 5 प्रकार के होते हैं जो प्रेशर ग्रेविटी डैम पे काम करते हैं। वाटर प्रेशर आप सब जानते हैं कि वो डैम हमने वाटर में बनाया तो वाटर का भी फ्लो का कोई प्रेशर होता है। ये 5 प्रकार के कुछ मेनली प्रेशर्स होते हैं जो ग्रेविटी डैम पे लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे ग्रेविटी डैम का कंस्ट्रक्शन और फिर जानेंगे हम लोग अर्दन डैम क्या होता है। मिलते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के रिजर्वायर एंड डैम के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंडिया स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।